Hello guys, this is Ashutosh again welcoming you all in this new lecture of mechanics। तो मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में हमारा ये आज आ गया है सेंट्रल फोर्स के ऊपर जो लेक्चर आना था। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स के ऊपर जो हमारा सेकंड लेक्चर था वो आ गया है। इससे पहले सेंट्रल फोर्स में हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली थी। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वाला लेक्चर जाके देख लीजिए, आपको इसी चैनल में मिल जाएगा वो प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलो। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, उससे उससे आगे बढ़ने से पहले मैं रिवाइज करवा लेता हूँ कि पहले पुराने लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ रखा था। ठीक है, चलो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ रखा था, सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन पढ़ रखी थी। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, मैंने बताया था आपको। फंक्शन, एक फंक्शन होता है जो रेडियली डिपेंड करता है। फोर्स, जो फोर्स का फंक्शन होता है वो रेडियली डिपेंड करता है ना, और एक पॉइंट की तरफ लगता रहता है। ठीक है, जो और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और एक पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ एक्ट करता है। तो वो भी फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। देखो यहाँ पे जो फंक्शन है फोर्स का, वो क्या कर रहा है, रेडियली मतलब रेडियस पे, मतलब कि डिस्टेंस पे, आर का फंक्शन है ना। और क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या है उसकी, रेडियल डायरेक्शन, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो सेंट्रल फोर्स हो गया। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि आर क्रॉस एफ मतलब जो टॉर्क होता है मेरा, टॉर्क ड्यू टू सेंट्रल फोर्स, वो क्या होता है, R क्रॉस F, है ना। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो। मतलब कि रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। सेंट्रल फोर्स के कारण कोई भी रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। रोटेशनल इफेक्ट बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता है ना। ये बात आपको पता है, ये बात बताई थी। अच्छा, एक और बात मैंने और आपसे करी थी, अगर रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता तो कौन सा फंक्शन हो जाता है, पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन, है ना। पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन बोलते हैं, है ना। इसके अंडर वर्क डन इन अ क्लोज लूप क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, वर्क डन अंडर अ क्लोज लूप फॉर अ पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अच्छा, ये बात ही पता है कि अगर टॉर्क टॉर्क नहीं लग रहा है, मतलब एल क्या हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। एल क्या है, मेरा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, क्योंकि डीएल बाई डी टी मेरा क्या है, जीरो है। डीएल बाई डी टी मेरा क्या है, जीरो है। अगर डीएल बाई जीरो है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट हो जाएगी मतलब क्या, आर आर कैप क्रॉस पी कैप की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। आर कैप क्रॉस पी कैप की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो मोमेंटम और आर कैप, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, चेंज नहीं हो सकती। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर एल एल कैप की भी डायरेक्शन चेंज होगी। और यहाँ से क्या आपको पता चल रहा है, एल का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट रहने वाला है। अगर ऐसा है तो ये फिर क्या हो जाता है, अगर इस कंडीशन में हमने देखा था कि ये फिर प्लेनर मोशन में जाता है, मतलब मोशन इन अ प्लेन में जाता है। प्लेनर मोशन कहने से अच्छा मोशन इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, मतलब कि सेंट्रल फोर्स मोशन हमने देखा था क्या होता है, हमेशा हमेशा क्या होता है, एक टू डायमेंशनल मोशन होता है, सिर्फ और सिर्फ टू डायमेंशनल मोशन होता है। अच्छा, ये सारी बातें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। उसके बाद कुछ और चीजें देख लेते हैं। और क्या देखा था हमने, एल की वैल्यू क्या होती है, आर क्रॉस पी होती है। आर क्रॉस पी होती है तो मैंने आर को कैसे लिख दिया था, आर आर कैप प्लस इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू एम वी। ठीक है, ये लिख दिया था, है ना। तो इसका क्या बन गया था, एम बी आर। ठीक है, आर कैप। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या लिख दिया था मैंने, आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा आर कैप। ठीक है, एल की वैल्यू ये होती है और कांस्टेंट होती है वैल्यू, है ना। अगर ये कांस्टेंट होती है तो ओमेगा की वैल्यू मेरी क्या आ गई थी, एल अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, एल अपॉन एम आर स्क्वायर आ गई थी। ये क्या, मेरी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, इसकी वैल्यू आ गई थी मेरे पास, ये है ना। और मैंने क्या बताया था, जो फोर्स फोर्स होता है उसका क्या होता है, रेडियल कंपोनेंट क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, है ना। आर डबल डॉट मतलब एम टाइम्स द आर डबल डॉट, वेट तो स्क्रीन अच्छे से लिख देता हूँ मैं। आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये याद रखना। ये होता है रेडियल कंपोनेंट, है ना। और सेंट्रल फोर्स में केवल और केवल रेडियल कंपोनेंट ही एक्ट करता है। अपना जो टेंजेंशियल, जो सॉरी, जो वो अपना कंपोनेंट होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है ना, वो क्या होता है, मेरा जीरो हो जाता है। ठीक है, इसलिए रेडियल कंपोनेंट ही केवल एक्ट करता है। अच्छा, रेडियल, और जो मेरा जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट हो जाता है, अगर जीरो हो जाएगा तो फिर किसकी वैल्यू क्या हो जाने वाली है मेरी, ये देखो यहाँ से, है ना। जो टेंजेंशियल या ट्रांसवर्स कंपोनेंट इसको आप बोलते हैं, वो अगर जीरो हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये, है ना। इससे ए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब क्या आ जाएगा, हमने इसको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा था, इस प्रकार से लिखा था, देखें, कुछ इस प्रकार से लिखा था, डेल बाय डेल टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा, थीटा डॉट, है ना, ये इक्वल्स टू जीरो हो जाता।
इसको करके देखो, इसका डेरिवेटिव करके देखो, यही आने वाला है ना। तो ये अगर मेरा जीरो हो जाएगा तो इससे इसका मतलब क्या हो जाता है, मतलब आर स्क्वायर थीटा डॉट मेरा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट मतलब क्या, यही चीज निकल के आ रही है अपनी, आर स्क्वायर थीटा डॉट इसको लिख सकता हूँ ना, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये लिख सकता हूँ ना, ये अगर मेरा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है ना। ये चीज हमने यहाँ से प्रूव की थी। अच्छा, फिर बात कर लेता हूँ एरियल वेलोसिटी के बारे में। एरियल वेलोसिटी के बारे में भी कुछ बात की थी। एरियल वेलोसिटी मेरी क्या बताया था, डीए बाई डी टी होती है। ए क्या है यहाँ पे, एरिया है ना, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम। इसकी वैल्यू सेंट्रल फोर्स के लिए क्या होती है, एल अपॉन टू एम, है ना। एल अपॉन टू एम होती है, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। एरियल वेलोसिटी क्या होती है मेरी, कांस्टेंट होती है ड्यूरिंग द सेंट्रल फोर्स मोशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर, सॉरी, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल पोटेंशियल, है ना, इफेक्टिव पोटेंशियल जो होता है, ठीक। इफेक्टिव पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में क्या करवाया था, कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव पोटेंशियल, इसमें क्या बताया था, जो हमारी पूरी इक्वेशन है, जो पूरा सिनेरियो है, उसको हम क्या करते हैं, जो टू डी में चल रहा था, जो टू डायमेंशनल में चल रहा था, आर और थीटा में जो पूरा सिनेरियो चल रहा था, उसको हम क्या में चेंज कर देते हैं, आर में, केवल और केवल रेडियस के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो उससे हमारी चीजें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। इसमें जनरल इक्वेशन मैंने क्या लिखाई थी, फोर्स की इक्वेशन, एम आर डबल डॉट माइनस डेल बाय डेल आर ऑफ वी प्लस एल स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। यही चीज लिखाई थी मैंने आपको, देख लो। क्या था मेरा फोर्स, जनरली मैं फोर्स को, मतलब सेंट्रल फोर्स को, एफ आर को ऐसे लिख सकता हूँ। ये इसमें देखो, केवल और केवल आर दिख रहा होगा आपको, ये आर है, ये आर है, आर का डेरिवेटिव है ना। ये जो वी होता है, वी मेरा क्या होता है, जो जो मेरे क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा, जनरल जनरल जो सेंट्रल पोटेंशियल होगा, के अपॉन के आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, ऐसे, है ना, के आर स्क्वायर, या फिर आर इनवर्स के प्रोपोर्शनल होगा। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, है ना, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन में सेंट्रल फोर्स के बारे में इतना बताया जाएगा आपको, ठीक है, ये कैसा होगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, है ना। और सेंट्रल, इसमें इफेक्टिव पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, हमने जो चेंज करके इफेक्टिव पोटेंशियल के फॉर्म में लिख दिया इक्वेशन को, वो क्या होती है, इफेक्टिव पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है मेरी, वी प्लस एल स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर, है ना। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि सर्कल के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए क्या सिनेरियो होता है, कि सर्कुलर मोशन के लिए डी डी इफेक्टिव ऑफ डी आर क्या हो जाता है मेरा, जीरो हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बात और डिस्कस की थी, क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि रेडियस क्या रहती है मेरी, कांस्टेंट रहती है ऑब्वियसली, है ना। रेडियस कांस्टेंट रहेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि डी आर की टर्म भी तो जीरो हो जाएगी ना। डिफरेंट मतलब ये चेंज नहीं होगा, है ना। ये मेरा कांस्टेंट हो गया, है ना, और आर भी मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मेरी वैल्यू ये रहेगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब एक सी एस आई आर नेट का जो क्वेश्चन आता है उसको डिस्कस करते हैं, है ना। जितना लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था उस बेसिस पे, है ना, क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं ये देखते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन लिखो, क्या आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको गिवन है, कंसीडर सर्कुलर ऑर्बिट, कंसीडर सर्कुलर ऑर्बिट in a central force potential, in a central force potential Vr equals to minus k upon r to the power n, where k is greater than 0 and n 0, n is greater than 0 and less than 2, if the time period of circular orbit, time period of circular orbit of radius r is t1 and that of radius 2r is radius 2r is t2, then find T2 अपॉन T1, इसका रेशियो आपको फाइंड करना था, है ना। तो इसके लिए ऑप्शंस आपको दे रखे थे। पहला ऑप्शन था 2 टू द पावर n बाय 2,
सेकंड ऑप्शन आपका दे रखा था 2/2 टू की पावर 2/3 n, है ना। फिर क्या था 2 raised to the power n/2 + 1। फिर डी ऑप्शन था 2 raised to the power n, ठीक है। तो इन चारों ये ऑप्शन दिए थे। क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करिए, और पहले खुद से समझने की कोशिश करिए, फिर मैं बताऊंगा। पॉज करके फिर सॉल्व करने की कोशिश करिए अगर समझ आ जाए, वरना खुद से समझने की कोशिश करिए। तो देखिए, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए खुद से। चलो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, गिवन क्या है क्वेश्चन में, आपको सेंट्रल पोटेंशियल दे रखा है ना, सेंट्रल फोर्स का पोटेंशियल दे रखा है, और ऑर्बिट बता दिया आपको, सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट दे रखा है ना। सबसे पहली चीज तो ये दे रखी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सेंट्रल पोटेंशियल भी दे रखा है। सेंट्रल पोटेंशियल कितना दिया है, k/r⁴n। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जो ले सकती है, वो क्या ले सकती है, 0 और 2 के बीच में, है ना। इंटीजर टाइप, ऑब्वियसली इंटीजर होगा ये, है ना। अच्छा, तो इसके बारे में आप हम क्या पता लगा सकते हैं, सबसे पहले सर्कुलर ऑर्बिट है तो शायद वी इफेक्टिव से कुछ काम बने, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या होता है, 0 होता है ना। तो वी प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2mr², ये मैंने निकालने की ट्राई की। इफेक्टिव पोटेंशियल मेरा कितना आ जाएगा, वी की वैल्यू क्या दी है, -k/r⁴n, k/r⁴n, है ना। फिर एल स्क्वायर अपॉन 2mr², ये मेरा बी आ गया। अच्छा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या आ जाएगा, -n और -k/r⁴ ठीक है, ये आ जाने वाला है। अच्छा, इसके बाद इसका क्या आ जाएगा, -2 L² अपॉन 2m r³ है ना। यही आ गया, यही आ गया है, ये देखो, ठीक है। यहाँ तक देख लो, चेक कर लो, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 0 के बराबर हो जाएगी। अच्छा, इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इस प्रकार, n k r⁴ इज इक्वल्स टू, ये टू टू तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये माइनस उस साइड जाएगा, अगर अपोजिट साइड भेजूंगा तो ये माइनस चेंज हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, L² अपॉन 2m r³, है ना। इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। अच्छा, एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, ये निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ से निकाल के देखो कितनी आ रही है एल स्क्वायर की वैल्यू, या फिर एक काम करते हैं, बेटर ये होगा, एक चीज करके देखते हैं, एल स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालते हैं। अपन को पता है कि एन के एल स्क्वायर, सॉरी, L/2mr² होता है ना। चलो एल स्क्वायर की वैल्यू रख ही देते हैं ना, एल स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं mr² ओमेगा, है ना। क्यों ओमेगा रख रहा हूँ, ओमेगा के फॉर्म में क्यों रख रहा हूँ, क्यों, मेरे को क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने बोला है ना। एंगुलर वेलोसिटी बोला मुझे क्या है, टाइम पीरियड फाइंड करने। तो किस चीज से मैं फाइंड कर सकता हूँ, एंगुलर मोमेंटम से, एंगुलर वेलोसिटी से, है ना। एंगुलर वेलोसिटी से 2π/t रख के कर सकता हूँ मैं चीजें सॉल्व, है ना। तो पहले तो ओमेगा की वैल्यू निकालनी है मेरे को, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, एन के r⁴n+1, ठीक है, एम स्क्वायर r⁴ ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2m r³, है ना। ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा, आर बचेगा ऊपर, ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, केवल केवल आर। ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर क्या बचा, केवल केवल आर बचा बस, है ना। अच्छा, फिर क्या आ जाएगा, एन के अपॉन r⁴n+1 इज गिवन बाय एम स्क्वायर, एक एम से एक एम भी कैंसिल कर दो, है ना। ठीक है, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया। अच्छा, टू यहाँ चले जाएगा, और अरे टू कैसे रह गया यहाँ पे, टू रह कैसे गया, ये टू तो कैंसिल हो गया था ना। टू हटा दो, टू हटा दो, इससे टू हटा देना, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, टू हटा देना, ठीक है। क्या रह जाएगा यहाँ पे, एम ओमेगा स्क्वायर, है ना, एम आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर आ गया। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व कर लो। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाने वाली है, एन के अपॉन आर आर की पावर n+2 हो जाएगी, और क्या आ जाएगा, एम भी आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये बात मेरे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ना, अंडर रूट ऑफ एन के अपॉन एम आर टू द पावर एन प्लस टू। ठीक है, टू पाई बाय टी की वैल्यू क्या आ जाने वाली है फिर मेरे पास? टू पाई बाय टी की वैल्यू इसको लिख सकता हूँ एन के अपॉन एम आर टू द पावर एन प्लस टू। ठीक है, ये मैंने लिखा, ये हो गया मेरे पास। अच्छा, इससे मुझे टाइम पीरियड की जनरल वैल्यू क्या मिल जाएगी? जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी टाइम पीरियड की मेरे पास? ऐसे कुछ हो जाएगी, देखो ध्यान रखता हूँ मैं। यहाँ स्पेस ज्यादा है, यहाँ लिखता हूँ टाइम पीरियड की वैल्यू इससे निकालूंगा तो क्या आ जाने वाली है मेरे पास? एम आर टू द पावर एन प्लस टू अपॉन एन के का की पावर वन बाय टू, है ना, और वन अपॉन टू पाई, वन अपॉन टू पाई नहीं, नहीं टू पाई मल्टीप्लाई में टू पाई। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो इस ये किससे प्रोपोर्शनल है? ये तो कांस्टेंट हो गया, एम कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है ना? क्या क्या कांस्टेंट है इसमें? फिगर आउट करो। ये मेरा वैल्यू मेरी कांस्टेंट हो जाएगी ना? कौन सी? दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। एन के मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, एम मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, टू पाई मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। केवल केवल वेरिएबल क्या है मेरे पास? आर बच रहा है। आर अगर वेरिएबल बच रहा है तो टाइम पीरियड की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पीरियड की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? आर टू द पावर एन प्लस टू की पावर वन बाय टू, है ना? या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन एज आर टू द, यहाँ लिख देता हूँ, t is proportional to r to the power n plus 2 by 2, है ना? इस पे प्रोपोर्शनल है ना? अच्छा, ये अगर प्रोपोर्शनैलिटी है तो फिर इस केस में मेरे पास अगर T1 और T2 निकालूंगा अलग अलग आर के लिए, अलग अलग आर मेरे को क्या दिया है? एक आर इक्वल टू जीरो के लिए दिया है क्या? शायद तक शायद हाँ, आर इक्वल टू जीरो के लिए दिया है मेरे ख्याल से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था? एक एक सर्कुलर ऑर्बिट के लिए आर इक्वल्स टू, और सॉरी रेडियस आर के लिए था, और एक आर, हाँ सॉरी, आर इक्वल्स जीरो के लिए कैसे दे सकता है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, है ना? इस प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर एन प्लस टू बाय टू। एक ये हो जाएगा, टी वन की वैल्यू हो जाएगी, टी टू की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होगी? टू आर टू द पावर एन प्लस टू अपॉन टू। ये हो जाएगा तो टी वन अपॉन टी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी? टी टू अपॉन टी वन की वैल्यू निकालने बोला शायद, है ना? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? टू आर टू द पावर एन प्लस टू अपॉन टू अपॉन आर टू द पावर एन प्लस टू अपॉन टू। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ मैं ना। तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा? टू की पावर एन प्लस टू बाय टू, है ना? ये बच गया तो क्या बन जाएगा? टू की पावर एन बाय टू प्लस वन। ये आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, आंसर ये आ जाएगा। और ये जो आपका क्वेश्चन था वो कहाँ पूछा गया था? सी एस आई आर नेट में पूछा गया था मेरे ख्याल से। ईयर तो नहीं पता, लेकिन सी एस आई आर नेट का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, है ना? समझ में आया? इफेक्टिव पोटेंशियल दे देगा और सॉल्व करने बोलेगा, आपको खुद दिमाग लगाना होगा कि मुझे निकालने क्या बोला है, मैं किस प्रकार की वैल्यूज रखूं, ऑर्बिट क्या क्या दी होगी, है ना? किस प्रकार से चूज करूं कि मेरा करेक्ट आंसर आ जाए, है ना? ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है। अच्छा, तो चलो अभी अपन जंप करते हैं अपने नए टॉपिक पे, जो कि क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। क्यों एक है? क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं ना इससे, क्वेश्चंस बनेंगे तो इम्पोर्टेंट हो ही जाएगा, है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन, ये आपकी चीज बता रही है। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये यार ध्यान में रखो, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, सेंट्रल फोर्स मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन पहले पढ़ लेते हैं, है ना? क्या बोले थे मैंने? आर स्क्वायर थीटा डॉट की वैल्यू क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, ये मैंने बताया था ना। ये अ, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना? एक और चीज मैंने क्या बताई थी? फोर्स की वैल्यू बताई थी आपको। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? एम आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज और बताई थी, एल इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, है ना? ये दो चीजें बहुत मेन मैंने आपको बताई थी। अब ये दोनों चीजों का यूज करके और शायद इस रिजल्ट का भी यूज करके मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। कैसी निकालनी है? डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, जिससे मैं मोशन, मतलब फोर्स और फोर्स, जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करूंगा मैं? किस चीज के लिए रहेगी? फोर्स
एंड आर के बीच में क्या हो जाए, रिलेशन हो जाएगा। फोर्स एंड आर के बीच में जनरल रिलेशन हो जाए, है ना। इसको इसको सॉल्व करने से, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से मैंने इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट बता सकूं, मतलब कि कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है ना, मतलब क्या क्या रहने वाली है, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट क्या रहने वाली है, मतलब कि पाथ क्या है मेरा बेसिकली, वो मैं बता सकता हूँ ना। इसके लिए मैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ। अच्छा, जैसे अपन ने उसमें पढ़ी थी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ऑसिलेशन में अपन ने पढ़ी थी ना डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑसिलेशन। तो एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती कि आपके पास डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, है ना, ऐसे होती है ना। इसमें एक्स और टी के बीच में रिलेशन होता है ना, इसको सॉल्व करके एक्स एंड टी के बीच में आप रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात अपन को पता है ना। उसी प्रकार से मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ एंड आर के बीच में रिलेशन कुछ मिल जाए मेरे को, है ना, एफ एंड आर के बीच में कुछ रिलेशन मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। मेरे पास चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी, है ना। तुम आप अगर मेरे को एफ दे दोगे, एफ आर दे दोगे, कुछ भी एक एक फंक्शन दे दोगे, एफ आर मुझे अगर गिवन है, तो मैं क्या बता सकता हूँ आपको, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट बता सकता हूँ, मतलब कि आर आर की डिपेंडेंसी बता सकता हूँ थीटा पे, है ना। आर की डिपेंडेंसी बता सकता हूँ थीटा पे, इस मतलब कि आपको पाथ में बता सकता हूँ, बेसिकली पाथ बता सकता हूँ अगर वो, और पाथ दे दोगे तो मैं आपको सेंट्रल फोर्स की वैल्यू बता सकता हूँ। समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या निकालना चाह रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, है ना। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो चलो चालू करते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं, चलो नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं अच्छे से, ज्यादा बेटर है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यूज कैसे बदलेंगी भाई साहब, देखो सबसे पहली चीज तो है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, ठीक है। ये है। अच्छा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में क्या यूज करने वाला हूँ इसमें, एफ आर की वैल्यू क्या होती है, सेंट्रल फोर्स की वैल्यू मेरी क्या होती है, एम आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन मेरे को क्या पता है, एल इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। ये दो इक्वेशंस मेरे पास हैं, चलो चालू करते हैं। अच्छा, इस वाली इक्वेशन में इससे वैल्यू निकालना चालू करते हैं, इस वाली इक्वेशन में रखना चालू करते हैं। देखो ये ऑलरेडी मेरे पास एक इक्वेशन है ना, ये ऑलरेडी मेरे पास इक्वेशन है, और इसमें डेरिवेटिव भी है, टाइम का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, किसका, आर का, है ना। आर के टाइम के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी डेरिवेटिव है, ठीक है। तो आर 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 डबल डॉट की वैल्यू रखते हैं, है ना, टू सब्सटीट्यूट ट्यूट आर डबल डॉट, आर डॉट, है ना, टू सब्सटीट्यूट आर डबल डॉट, सॉरी आर डॉट तो है नहीं इसमें इक्वेशन में, लेकिन स्टिल निकालना पड़ेगा, आर एंड थीटा डॉट इन इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं ना, इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए जाएं तो क्या मिलती है, इक्वेशन टू से निकालेंगे, वैल्यूज कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन टू से एल कांस्टेंट होता है, यह सबको पता है ना। अच्छा, एम थीटा डॉट, सॉरी, आर स्क्वायर वैल्यू क्या आ जाएगी, एल अपॉन, या फिर वेट करो, ऐसे निकाल सकते हैं इसको, आर डॉट का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, डेल बाय डेल टी होता है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल आर बाय डेल थीटा मल्टीप्लाई बाय डेल थीटा बाय डेल टी, है ना। तो डेल आर बाय डेल थीटा लिख दूंगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल थीटा बाय डेल टी की वैल्यू क्या मेरे पास आ जाएगी, थीटा डॉट, है ना। उसकी वैल्यू, थीटा डॉट की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से लिख दूंगा, है ना, डेल आर बाय डेल टी, सॉरी डेल आर बाय डेल थीटा, ये थीटा है, डेल आर बाय डेल थीटा मल्टीप्लाई एल, एल अपॉन एम आर स्क्वायर, एल अपॉन एम आर स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू क्या कर दूं मैं, थोड़ी सी चेंज कर दूं, है ना, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, थीटा है, थीटा समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। अच्छा, ये हो जाएगी मेरी वैल्यू, है ना। अगर ये मेरी क्या है, आर डॉट की वैल्यू मिल गई मुझे, एल अपॉन एम आर स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा। अच्छा, अगर मैं आर डबल डॉट की वैल्यू निकालूं तो क्या कर दूंगा, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा भाई, सीधी बात है ना। तो क्या आ जाएगी, डी आर डॉट बाय डी टी, यही आ जाएगी, है ना, आर डबल डॉट की वैल्यू। अच्छा, तो डी आर डॉट बाय डी थीटा, है ना, मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी मेरी, ये अगेन थीटा डॉट बन जाएगा मेरा, डी आर डॉट बाय डी थीटा, और ये थीटा डॉट बन जाएगा। अच्छा,
और आर डॉट इसमें फंक्शन फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में है मेरा जो है, ये फंक्शन जो है मेरा, ये किसके रिस्पेक्ट में है, आर डॉट का फंक्शन किसके वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, अच्छा थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है और आर पे भी डिपेंड कर रहा है देखो। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आर डॉट की वैल्यू पुट कर दो डेल बाय डेल थीटा अपॉन, इसको ऐसे कर लेते हैं, इस वैल्यू ऐसे लिखते हैं, आर डबल डॉट इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल थीटा ऑफ एल अपॉन एम आर स्क्वायर्ड डेल आर बाय डेल थीटा, ठीक है। ये हो जाएगी मेरी वैल्यू है मल्टीप्लाइड विद थीटा डॉट, ठीक है। ये आ जाएगी मेरी वैल्यू है ना आर डबल डॉट की, आर डबल डॉट को और सॉल्व करोगे, फर्दर सॉल्व करने पे क्या आ जाएगी, अच्छा इसकी थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन तो होगा नहीं, डेरिवेटिव तो होगा नहीं है ना, इसकी वैल्यू एम आर स्क्वायर डेल टू आर बाय डेल थीटा स्क्वायर, ठीक है। डबल डेरिवेटिव कर दूंगा मल्टीप्लाई विद थीटा डॉट, है ना। ये मेरे पास क्या आ गई, आर डबल डॉट की वैल्यू आ गई है ना, ये आ गई मेरे पास आर डबल डॉट की वैल्यू, समझ में आया अभी तक, अभी तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। देखो मैं फिर से पूछ ले रहा हूँ है ना एक बार, ठीक है। आर डॉट की वैल्यू है ना, ये मैंने वो पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल लगाया है ना, तो ये सारी चीजें आएंगी मेरे पास है ना। और वैल्यूज कहाँ से ली, सेकंड वाली इक्वेशन से है ना। ये क्यों निकालना है, क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो एल की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं ऑरेंज, ये ब्लू कलर से, ब्लू कलर से एल की वैल्यू बोल रहा हूँ सॉरी, आर डबल डॉट की वैल्यू लिख लेते हैं, आर डबल डॉट की वैल्यू कहाँ कितनी आ रही है भाई, बताओ कितनी आ गई, एल अपॉन एम आर स्क्वायर्ड डेल टू आर बाय डेल थीटा स्क्वायर्ड थीटा डॉट है। ये मेरी आ गई है ना, पहली वैल्यू आ गई, अच्छा फिर सेकेंड वैल्यू के लिए क्या करो, अगेन आर डबल डॉट की वैल्यू आ गई है मेरे पास है ना। और इससे पहले क्या निकालनी थी मेरे को, आर और थीटा की है ना, आर तो वही का वही रख देंगे है ना, थीटा की वैल्यू, थीटा डॉट की वैल्यू निकालनी थी, थीटा डॉट की वैल्यू तो यार बनी बनाई है ना, थीटा डॉट की वैल्यू मेरे पास क्या है, एल अपॉन एम आर स्क्वायर। अच्छा इसको मैं थीटा डॉट का स्क्वायर निकालना है वहां पे मुझे है ना, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर निकालना रहता है, तो इसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा एल स्क्वायर ऑन एम स्क्वायर आर टू द पावर 4, ये हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें है ना, ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा एक चीज करते हैं, एक चीज करते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना है ना, मैं अब क्या करूंगा, एक स्टेप करूंगा, मैं आर को वन अपॉन यू ले लूंगा, क्या ले लूंगा, आर को लेट अस टेक आर इक्वल्स टू वन अपॉन टेक, लेट अस टेक, ऐसे लेट अस टेक आर इक्वल्स टू वन बाई, जस्ट बाय कन्वेंशन, ऐसे ही बस कन्वेंशनली ले ले रहा हूँ है ना। इससे क्या होगा, मेरी मैथमेटिक्स और सरल हो जाएगी है ना। अच्छा फोर्स की इक्वेशन क्या थी, फिर से रिपीट करो, फोर्स की इक्वेशन क्या थी, चल फोर्स की इक्वेशन निकालने से पहले इसमें क्या चेंजेस आएंगे ये मैं देख लेता हूँ है ना। इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, आर डबल डॉट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, आर डबल डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डबल डॉट की वैल्यू हो जाएगी मेरी एल अपॉन एम है ना। देखो वन अपॉन आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और डेल टू बाय डेल थीटा स्क्वायर और डेल टू आर डेल थीटा स्क्वायर, उसको वन अपॉन यू लिख दूंगा है ना, और उसकी थीटा डॉट वैल्यू हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। देखो ऐसे कुछ सॉल्व करना पड़ेगा ना, डेल आर बाय डेल थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, डेल बाय डेल थीटा ऑफ वन बाय यू है ना, इसकी वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगी, माइनस वन बाय यू स्क्वायर डेल यू बाय डेल थीटा, ये आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें है ना। इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे अगर इसकी वैल्यू कहाँ रखनी है, आर डबल डॉट में रखनी है ना अपन को वैल्यू, ये वाली जो मेरी टर्म है डेल टू आर बाय डेल थीटा स्क्वायर है ना, इसकी बेसिकली वैल्यू क्या थी, डेल टू आर बाय डेल थीटा स्क्वायर है ना। तो एक बार मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, डेल बाय डेल थीटा ऑफ डेल आर बाय डेल टी डेल थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, डेल बाय डेल थीटा ऑफ माइनस वन बाय यू स्क्वायर डेल यू बाय डेल थीटा, ये आएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इतना। देखो यहाँ से जो मेरे पास चीजें थी, इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या आ रहा है इस वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन देखो ध्यान से, इक्वेशन क्या लिखी है ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ है ना, आर डबल डॉट ये इसकी वैल्यू है ना,
इसका पूरा डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में फिर थीटा है ना। इसकी वैल्यू क्या आ रही थी मेरे पास, आर डबल डॉट इक्वल्स टू डेल बाय डेल थीटा ऑफ एल अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है, डेल आर बाय डेल थीटा, यही कुछ था शायद, वेट करना 2 सेकेंड, डेल आर बाय डेल थीटा है ना, और मल्टीप्लाई विद थीटा डॉट, डेल आर बाय डेल थीटा, अच्छे से लिख देते हैं, डेल बाय डेल थीटा ऑफ एल अपॉन एम आर स्क्वायर है ना, डेल आर बाय डेल थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय थीटा डॉट है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख दूँ किसकी, आर डबल डॉट, यहाँ यू स्क्वायर की वैल्यू रख दूँ ना, डेल डेल बाय डेल थीटा है ना, इसमें यू, इस आर, यू को वैल्यू क्या दी है मैंने, 1/r दिया है ना, तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा तो एल यू स्क्वायर अपॉन एम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और डेल आर बाय डेल थीटा की वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी है ना, डेल आर बाय डेल थीटा की वैल्यू ऑलरेडी है मेरे पास, क्या है, यहाँ निकाल के रखिए, देखो मैंने डेल आर बाय डेल थीटा की वैल्यू ये निकाल के रखी है ना, ये है मेरे पास वैल्यू, ठीक है। अगर ये मैं रख दूंगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगी, ये वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगी, -1/u² डेल यू बाय डेल थीटा है ना, -1/u² डेल यू बाय डेल थीटा, क्या आ जाएगी, -1/u² डेल यू बाय डेल थीटा है ना, ये आ जाएगी। और थीटा डॉट ये है अलग से चलते ही आ रहा है ना। अच्छा, इसमें से चीजें कॉमन निकालो, क्या आ जाएगी, एल अपॉन एम आ जाएगा है ना, 1/u² डेल यू बाय डेल थीटा आ जाएगा, एल अपॉन एम आ गया है ना, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/u² आ जाएगा कॉमन, क्या, वेट 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 वेट, कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे, यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है इस वाले स्टेप में, वेट करना, डेल बाय डेल आर की वैल्यू मैंने यहाँ से गलत लिख दिया है, डेल आर, सॉरी, डेल आर बाय डेल थीटा की वैल्यू जो मैंने क्या है यहाँ पे गलत लिख दिया है, इससे करता हूँ, ध्यान से देखना, डेल बाय डेल थीटा तो मेरे पास ऐसे कैसी, एल यू स्क्वायर अपॉन एम, ये मेरे पास पड़ा हुआ था है ना, डेल आर बाय डेल थीटा की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, -1/u² डेल, डेल डेल यू बाय डेल थीटा है ना, यही रखी थी क्या, है ना, डेल यू बाय डेल थीटा, ठीक है, करेक्ट, डेल यू बाय डेल थीटा, डेल थीटा, ये रखी मैंने वैल्यू है ना, इस पूरे का डिफरेंशिएशन लेना है ना, विद रिस्पेक्ट टू थीटा मल्टीप्लाइड विद थीटा डॉट है ना। अच्छा, तो ये यू स्क्वायर मेरा क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा है ना, कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगी इस वैल्यू, एल अपॉन एम, -l/m डेल यू बाय डेल थीटा, ठीक है, ये आ गई मेरे पास वैल्यू, और मल्टीप्लाइड विद थीटा डॉट है ना, तो -l/m तो मेरा कॉमन आ गया, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, कॉमन मतलब कॉमन क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट है तो बाहर आ गया डिफरेंशिएशन के है ना, और डेल टू यू बाय डेल थीटा स्क्वायर ये आ गया, साथ में मेरा थीटा डॉट चलते आ रहा है। अच्छा, थीटा डॉट को मैं क्या ले सकता हूँ, एल अपॉन एम आर स्क्वायर, एल अपॉन एम आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई भी शक तो नहीं है इसमें, आर डबल डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल टू यू बाय डेल थीटा स्क्वायर है ना, और इसको एल अपॉन एम आर स्क्वायर लिख सकता हूँ है ना, 1/r² को फिर से यू स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो फाइनल वैल्यू क्या जाने वाली है मेरे पास, आर डबल डॉट की फाइनल वैल्यू, लास्ट वैल्यू है ना, क्या रहेगी, एल स्क्वायर -l² अपॉन एम स्क्वायर यू स्क्वायर है ना, d2 u बाय डी थीटा स्क्वायर, ये आ जाएगी मेरे पास वैल्यू है ना, इसको बॉक्स बना के लिख लो, इसको बॉक्स बना के लिख लो, ठीक है, ये आ गई मेरे पास वैल्यू, आई बात समझ में। अच्छा, और थीटा डॉट की वैल्यू तो मेरे पास है ही यार, थीटा डॉट की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये है थीटा डॉट की वैल्यू, एल अपॉन एम आर स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू, थीटा डॉट की वैल्यू मैंने यू के फॉर्म में लिखी तो एल यू स्क्वायर अपॉन एम, इसकी वैल्यू थीटा डॉट स्क्वायर के फॉर्म में थीटा डॉट स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन यू टू द पावर 4, यानी लिखता हूँ थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर यू टू द पावर 4 अपॉन एम स्क्वायर है ना, ये हो जाएगी मेरे पास है ना, समझ में आ गई वैल्यू, समझ में आ गई बात, ठीक है।
अब बस क्या कर दो उठा के लेके, अब बस क्या कर दो, इन वैल्यू को क्या रख दो, उठा के उसमें रख दो, फोर्स की इक्वेशन में रख दो। फोर्स की इक्वेशन मेरे पास क्या थी, यहाँ लिख देता हूँ। फोर्स की इक्वेशन क्या थी, ये थी ना मेरे पास, एफ आर इक्वल्स टू, एफ आर इक्वल्स टू एम आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर्ड ना। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो क्या आ जाएगी, एम आर डबल डॉट की वैल्यू रख दूंगा तो क्या आ जाएगी मेरे पास, आर डबल डॉट की वैल्यू रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, है ना। ठीक है, ये बन गई डेल टू यू बाय डेल थीटा स्क्वायर। ठीक है, कोई भी शक नहीं इसमें, है ना। आर, आर को क्या क्या रखता हूँ, जब पूरी इक्वेशन यू में चल रही तो आर को क्यों, ये वाले आर को क्यों बख्शूं, इसको भी वन अपॉन यू कर देता हूँ, है ना। इसको भी वन अपॉन यू कर देता हूँ। ये ऑरेंज वाली टर्म यहाँ लिख देता हूँ। ऑरेंज वाली टर्म क्या थी, थीटा डॉट स्क्वायर, थीटा डॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर यू टू द पावर फोर एम स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, हाँ, एफ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या कॉमन निकल रहा है, पहले तो एम स्क्वायर कॉमन निकलना है, तो एम स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बाहर आके एक एम पहले से ऊपर है न्यूमरेटर में तो कट जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वन अपॉन एम बचेगा, है ना। एल स्क्वायर यू स्क्वायर देखो कॉमन निकल रहा है एक बार और, है ना। एल स्क्वायर यू स्क्वायर भी कॉमन निकल रहा है। एल स्क्वायर यू स्क्वायर भी निकाल दो कॉमन, माइनस भी निकल रहा है, माइनस भी कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अच्छा, और क्या बच रहा है, इसके पास क्या बचा, सबका इसका तो सब चला गया ना, डेल टू यू बाय डेल थीटा स्क्वायर बचा इसके पास, है ना। माइनस माइनस तो कॉमन निकल गया है ना, प्लस बचा। अच्छा, यू, यू क्यूब बचेगा ना यहाँ पे, देखो ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यू क्यूब बचेगा और यू स्क्वायर तो कॉमन निकल चुका है, तो बचा क्या अंदर यू। फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, डेल टू यू बाय डेल थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम एफ आर स्क्वायर एल स्क्वायर यू स्क्वायर, ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है मेरे पास। कौन सी, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे अच्छे अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से, है ना। डेल टू यू बाय डेल थीटा स्क्वायर इज प्लस यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम एफ आर अपॉन एल स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू का मतलब क्या है, इससे देखो मेरे पास रिलेशन क्या हो रहा है, अगर यू जो मेरा है, यू जो मेरा है, यू किस पे डिपेंड कर रहा है, यू को, यू अगर मैं आपको दे दूंगी यू इज अ फंक्शन ऑफ ई टू द पावर आई थीटा, है ना, ये अगर मैं दे दूंगा तो आप इक्वेशन को सॉल्व करके एफ आर की वैल्यू निकाल सकते हो। एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, मेरा एम भी कांस्टेंट है, यू की वैल्यू मैं आपको थीटा पे डिपेंड कर दूंगा, तो इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट से आप क्या निकाल सकते हो, फोर्स, फोर्स लॉ निकाल सकते हो। और अगर आपको फोर्स लॉ दे दूंगा तो आप क्या निकाल सकते हो, आप क्या निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट निकाल सकते हो। हाँ, तो देखिए ये आपका मिल गई है ना। इसके नीचे लिख लीजिए क्या, अगर फोर्स लॉ इज गिवन, इफ फोर्स लॉ इज गिवन, इफ फोर्स लॉ इज गिवन, देन वी कैन determine, वी कैन डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट, है ना। और इफ इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इज गिवन, वी कैन डिटरमाइन माइन फोर्स लॉ। ठीक है, समझ में आ गई। केवल और केवल किससे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन। अच्छा, इसके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, है ना। और इसके बाद एक दो टॉपिक्स और रह गए हैं, तो ये समझ लीजिए लेक्चर टू जो मेरा है, लेक्चर टू है, इसका पार्ट ए समझ लो, है ना। और पार्ट बी फिर से अपलोड करूंगा मैं, है ना। इसके बाद फिर एक और लेक्चर आएगा पार्ट बी करके, है ना। तो ये कर सकते हैं, या लेक्चर टू या लेक्चर थ्री बोल दो, कुछ भी बोलना चाहो जो बोल दो, इतना बड़ा लेक्चर नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम की कमी हो गई है ना। तो अभी मैं पूरा अपलोड कर पा रहा हूँ, है ना। तो इसके बाद मैं एनर्जी ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन वो बताऊंगा, उसके बाद डायनेमिक्स बताऊंगा अंडर सेंट्रल फोर्स के, और कंडीशन फॉर क्लोज्ड ऑर्बिट, और जो एनर्जी एसेंट्रिसिटी वाला जो पार्ट है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अभी मैं और रुक रहा हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो मैंने इस लेक्चर में बताई है, तो इसके क्वेश्चंस आपको कहाँ मिल जाएंगे, ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो प्लीज उसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। ठीक है, चलिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है
कोई भी डाउट है इसको लेके तो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप दोनों की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो प्लीज जाके फॉलो कर लीजिए, है ना। और वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो गुड बाय, पढ़ाई करते रहिए, है ना। दिस इज आशुतोष साइनिंग ऑफ, गुड बाय।